हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। ये कहानी है कोलंबियन क्राइम फैमिली के बॉस जोसेफ एंथनी कोलंबो की। ये फैमिली न्यूयॉर्क सिटी की 5 सबसे बड़ी अमेरिकन माफिया फैमिलीज में से एक है। जोसेफ कोलंबो का जन्म 16 जून 1923 को न्यूयॉर्क में एक इटालियन फैमिली में हुआ था। उसके पिता एंथनी कोलंबो प्रोफिशिएंट क्राइम फैमिली के ना अर्ली मेंबर थे। इस क्राइम फैमिली को वही संभालते थे। वो भी अपने समय के एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे। काफी समय तक उन्होंने रुफाची क्राइम फैमिली को संभाला, लेकिन एक दिन जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मूवी देखकर लौट रहे थे ना, तो उनके कुछ दुश्मनों ने उनकी कार पर अटैक कर दिया और उसकी कार में उन दोनों की गला काटकर हत्या कर दी। जिसके बाद रुफाची क्राइम फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जोसेफ कोलंबो के ऊपर आ गई। हालांकि पिता के मौत के बाद जोसेफ को न केवल रुफाची क्राइम फैमिली का उत्तराधिकारी ही बनाया गया था, इस क्राइम फैमिली को इसके मेन मेंबर्स ही रन करते थे। बाद में जब जोसेफ को पावर मिली ना, तो उसने ही रुफाची क्राइम फैमिली का नाम बदलकर कोलंबो क्राइम फैमिली कर दिया था। कोलंबो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलने लगा था। कुछ ही समय में उसने क्राइम फैमिलीज के बीच अपना सिक्का जमा लिया था। सब उसकी बातें सुनने लगे थे। उसके कहने से पहले ही उसके सारे काम होने लगे थे और देखते ही देखते वो सबका बॉस बन गया। 1961 में जो गैलो ने रुफाची फैमिली के 4 हाई रैंकिंग मेंबर्स को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद पहली कोलंबो वॉर शुरू हुई। किडनैपिंग के बाद गैलोस ने डिमांड की कि अगर उन्हें पैसे दिए जाएंगे ना, तभी वो रुफाची फैमिली के उन मेंबर्स को रिलीज करेंगे। गैलो एक होस्टेज पर $100,000 की डिमांड कर रहे थे। $100,000 ना रुफाची फैमिली के लिए काफी ज्यादा थे, लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट उनके लिए होस्टेजेस बने वो मेंबर्स भी थे। इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, जिसके बाद रुफाचीज अपना जो दिमाग है ना वो चलाते हैं और दोनों ही क्राइम फैमिली के एक म्यूचुअल फ्रेंड चार्ल्स लोसिसेरो से बात करते हैं। रुफाचीज चार्ल्स से कहते हैं कि वो गैलोस के साथ नेगोशिएशन करे और उनके मेंबर्स को रिलीज कराए। रुफाची की बात को मानने के सिवा चार्ल्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस समय रुफाची क्राइम फैमिली के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। चार्ल्स उनकी बात मान लेता है और गैलोस से बात करता है। गैलो चार्ल्स की बातों से कन्विंस हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं और बड़ी ही शांति से रुफाचिस को उनके मेंबर मिल जाते हैं। लेकिन अभी रुफाचिस का बदला जो है ना वो पूरा नहीं हुआ था। वो गैलोस को इस किडनैपिंग के लिए सजा देना चाहते थे। 1961 में रुफाची क्राइम फैमिली के हेड मेंबर जोसेफ रुफाची के ऑर्डर पर गैलोस के कुछ मेंबर्स का ना मर्डर कर दिया जाता है, जिसके बाद जवाब के तौर पर जो गैलो भी रुफाची फैमिली के लोगों का मर्डर करवाता है। और इसके बाद दोनों ही क्राइम फैमिलीज एक एक कर एक दूसरे के मेंबर्स को मारने लगती है और दोनों के बीच वॉर छिड़ जाती है। लेकिन उसी साल के एंड में जो गैलो को जेल हो जाती है और 1962 में रुफाची क्राइम फैमिली के लीडर जो रुफाची की कैंसर से मौत हो जाती है, जिससे ये वॉर जो है ना कुछ समय तक शांत रहती है। जो रुफाची की मौत के बाद जोसेफ कोलंबो को कोलंबो क्राइम फैमिली का ऑफिशियल मॉब बॉस बनाया जाता है। 41 साल की उम्र में कोलंबो कंट्री का सबसे यंग क्राइम बॉस था वो। इसके साथ ही वो न्यूयॉर्क क्राइम फैमिली का पहला अमेरिका में जन्मा बॉस था। माफिया बनने के बाद बहुत ही कम समय में उसने अपना परचम पूरे न्यूयॉर्क सिटी में लहरा दिया था। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और स्मगलिंग के साथ साथ ना उसके कई लीगल बिजनेस भी थे, लेकिन वो इन लीगल बिजनेस के अंडर में ना कई सारे गैर कानूनी काम किया करता था। लीगल और इलीगल कामों को बैलेंस करके चलना ही कोलंबो की खासियत थी। उसका नाम न्यूयॉर्क के अमीर आदमियों में शुमार हो गया, लेकिन उसके इन्हीं पैसों की वजह से ना उसे अपनी जिंदगी में पहली बार जेल भी जाना पड़ा। 1966 में जब अमेरिकन गवर्नमेंट को कोलंबो के बैंक बैलेंस को लेकर कुछ शक हुआ, तो उसे समन जारी किया गया। लेकिन जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई और ग्रैंड ज्यूरी ने उससे उसके फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में सवाल किया ना, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। ग्रैंड ज्यूरी के कई बार पूछने के बाद भी वो शांत रहा, जिसके रिजल्ट में 9 मई 1966 को कोलंबो को ना 30 दिन की सजा हुई थी। ये पहली बार था जब कोलंबो जेल गया था। 1977 के शुरुआती समय में जो गैलो को जेल से रिहा कर दिया और उसके आजाद होते ही गैलो क्राइम फैमिली और कोलंबो क्राइम फैमिली की पुरानी दुश्मनी का भी आजाद होना तय था।
दोनों क्राइम फैमिलीज के बीच इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ना कोलंबो ने गैलो को एक पीस मीटिंग के लिए इनवाइट किया। उसने ऑफर किया कि अगर वो शांति के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा ना, तो वो उसे $1000 देगा। लेकिन गैलो ने कोलंबो के इस ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि $1000 ना कुछ भी नहीं है। अगर वो और खून खराबा नहीं चाहता है तो वो उन्हें $100,000 दे। कोलंबो ने इस ऑफर के लिए साफ मना कर दिया और दोनों क्राइम फैमिलीज के बीच ये वॉर गैलो की मौत तक कंटिन्यू रहा। 28 जून 1971 को कोलंबो इटालियन अमेरिकन सिविल राइट्स लीग के द्वारा स्पॉन्सर्ड इटालियन यूनिटी डे रैली में कोलंबस सर्कल गया था। जब वो वहां से बाहर निकल रहा था ना, तभी वहां जेरोमे जॉनसन नाम का एक गनमैन कोलंबो पर 3 गोलियां चला देता है, जिसमें से एक जाकर उसके सर पर लगती है। कोलंबो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। सभी हड़बड़ी में उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। उस गनमैन को तो कोलंबो के गार्ड्स ना उसी समय मार देते हैं, लेकिन उस शूटिंग का कोलंबो पर गहरा असर पड़ा और सर पर गोली लगने की वजह से ना कोलंबो पैरालाइज हो गया, जिसके बाद उसे रूजवेल्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लगातार 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत में ना थोड़ा सुधार आता है और उसे 28 अगस्त 1971 को उसके ही ब्लूमिंग ग्रूव के स्टेट में शिफ्ट किया जाता है। लोगों को लगा था कि अब कोलंबो मर जाएगा, लेकिन उसकी हालत में ना सुधार होने लगा। उसके दुश्मन खुशियां मना रहे थे और उसके क्राइम फैमिली के मेंबर्स दिन रात उसके ठीक होने का प्रे कर रहे थे। और काफी समय बाद 1975 में उसकी राइट साइड ऑफ द बॉडी ने काम करना शुरू कर दिया था। वो रिकवर होने लगा था और 1 साल के अंदर ही अंदर वो लोगों को पहचानने भी लगा था। लेकिन 22 मई 1978 को अचानक उसे सीने में दर्द की शिकायत होती है। सभी उसे सेंट ल्यूक्स हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वहां जाते ही कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो जाती है। कोलंबो की मौत के बाद कोलंबो फैमिली ने जो गैलो को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का कहना था कि कोलंबो को मारने वाला शूटर जॉनसन अकेला ही गनमैन था। उसने खुद ही उसे मारा, ना कि किसी के ऑर्डर पर। पुलिस ने गैलो से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला। कोलंबो फैमिली को गैलो पर ही शक था, जिसके रिजल्ट में 1972 में कोलंबो क्राइम फैमिली जो गैलो का मर्डर करा देती है। जोसेफ कोलंबो की मौत के बाद कार्माइन पर्सिको को कोलंबो क्राइम फैमिली का बॉस बना दिया जाता है और ऐसे ही एक अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी केजीएफ के चैप्टर 3 में दिखाई जाने वाली है। फिलहाल हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूर्णिमा लेती हूँ आपसे इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।